हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो फिजिक्स का अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था विद्युत धारा, और उसमें हम 8 पार्ट कर चुके हैं अब तक। उसका आगे हमने जो लास्ट वाले पार्ट में चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी हमने लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, जिससे हम लोगों ने यहां पहुंच गए थे जे बराबर में सिग्मा ई, जो कि क्या था, ओम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, ठीक है, हमने ये वाला पढ़ लिया था। उसके बाद इसको आगे जो है हमको पढ़ना है चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक, अब सुनिए भैया, हमको आगे आने वाले पार्ट में जो पढ़ना है चालक तार का जो है प्रतिरोध पर, तो अभी तो यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको अर्धचालकों का ताप भी देखना है, ताप का प्रभाव देखना है, और अचालकों पर भी ताप का प्रभाव देखना है। लेकिन अभी हम लोग फिर सिर्फ पढ़ेंगे चालक तार के ताप का पर, चालक तार के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। अब सुनिए बेटा, ये एक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अचालक होता तो इसका जब हम ताप बढ़ाते तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, जैसे ये नाभिक है ये तो, और यहां से इसको गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऊर्जा लेकर कहां पहुंच जाए, संयोजी कोष में पहुंच जाए। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहां जो होता है, जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें से तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिकांश जो बाहर होते हैं वो तो मुक्त होते ही हैं। अब जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। अब ये नाभिक को छोड़कर संयोजी कोष में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनकी ऊर्जा बढ़ने से इनकी गति बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। मतलब ये है, जब टकराएंगे तो इनकी गति में क्या उत्पन्न हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि क्या होता है, प्रतिरोध होता ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, चालक तार का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की टक्कर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो उनके मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाएगी, बाधा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। धारा कम हो जाएगी तो चालकता कम हो जाएगी, और चालकता कम हो गई तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला कि जो चालक तार है उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। मतलब चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो लिखिए भैया, यहां लिखते हैं किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे चालकों के प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब सुनिए भैया, अब आपको ये तो एक हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। इसको समझने के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये तो हो गया कि चालक का एक सिंपल सा पूछे, ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक सूत्र और है, किताबों में लिखा हुआ होता है कि मान लेते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर या T1 टेम्परेचर पर इसका है प्रतिरोध R1। ठीक,
उसके बाद जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पर है आर नॉट, तो यहां पर जो आर नॉट माइनस का जो आर टी होता है वो वाला वो आता है अल्फा डेल टी, और यहां पर आर नॉट के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये वाला किताबों में अलग अलग परिभाषाएं लिखी हुई है, हमको उस हिसाब से नहीं देखना है, हम इसका सीधा सूत्र लिख लेते हैं। उसके बाद परिभाषा कहां से आती है मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो आर है ना, आर किसी ताप पर जो आता है प्रतिरोध, वो आता है 0 डिग्री टेम्परेचर पर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल टी। ये एक सूत्र है, आपको यह सूत्र याद रखना है। जहां आर बराबर में है किसी ताप पर प्रतिरोध, ठीक, उसके बाद जो आर नॉट है वो है 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध। उसके बाद यहां अल्फा इंपॉर्टेंट है, यहां पर अल्फा जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, अच्छा यहाँ जो डेल टी है ना, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो T2 माइनस का T1। जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सूत्र लिख सकते हैं, R बराबर में आर नॉट इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल टी। अब क्या होता है, कई बार ना इसकी परिभाषा ऐसे लिख कर रखते हैं, देखो R बराबर में आर नॉट इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल टी जो है, तो देखो R बराबर में आर नॉट अंदर गुणा करो तो प्लस में आर नॉट एल्फा डेल टी, उसके बाद R माइनस का आर नॉट बराबर में आर नॉट एल्फा डेल टी। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह लगाऊं तो R माइनस का आर नॉट समानुपाती का चिन्ह, ये अल्फा और समानुपाती का चिन्ह अलग अलग है, तो यहां पर ये अल्फा हट जाता है तो आर नॉट डेल टी होता है। ठीक है, तो अब परिभाषा किताबों में क्या लिखी हुई होती है कि किसी ताप पर दिए गए प्रतिरोध और 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है उसका अंतर तापांतर और 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध के गुणनफल के क्या आता है, समानुपाती आता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आता है जो अल्फा होता है। अल्फा क्या है? चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक, उसके बाद अच्छा यहां देखो, यहां जब ये बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो अल्फा का मान बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए जो चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक है उसको मानते हैं धनात्मक। क्या मानते हैं? धनात्मक। जो अर्धचालक वस्तुएं होती हैं उनकी चालकता बढ़ती है, मतलब प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, इसलिए वो ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ एक छोटी सी बात है, अल्फा जो है वो प्रतिरोध ताप गुणांक अगर चालक का है तो धनात्मक, अर्धचालक का है तो ऋणात्मक, और जो है कुचालक का है तो भी ऋणात्मक। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब मैं इस परिभाषा को ना लिखाकर आप लोगों को ये वाला सूत्र लिखा दिया है मैंने, इसी के ऊपर डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला उतारना है बस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव समझ लिया, लंबाई का पढ़ लिया, और उसके बाद हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल का भी पढ़ ही लिया है। तो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 नंबर का ही क्वेश्चन आए बोर्ड में, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कार्बन प्रतिरोध परिभाषा कोई पूछे तो कार्बन से बने हुए प्रतिरोध क्या कहलाते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। अब सुनिए भैया,
आप लोगों को पता है तार की लंबाई बढ़ाने पर, जब लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है ना, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको ज्यादा प्रतिरोध लेना है, अगर आपको ज्यादा प्रतिरोध लेना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रतिरोध लेना है तो तार लंबा लेना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, अगर आपको किसी उपकरण में कोई परिपथ बनाना है और उसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा लेना हो तो आपको बहुत सारे तार जोड़ने पड़ते हैं। तार जोड़ने की वजह से एक तो तार महंगे होते हैं, एक इनमें वजन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उपकरण क्या हो जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है। एक तो महंगा पड़ता है और एक क्या पड़ता है, भारी भी पड़ता है। इसीलिए कि हमको अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम लोग लंबाई बढ़ाकर व्यवहारिक रूप से नहीं बढ़ा पाते हैं उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि महंगा हो जाता है और भारी हो जाता है। इसलिए अगर आपको परिपथ में बहुत ज्यादा प्रतिरोध यूज करना हो तो हम लोग इन चालकों के प्रतिरोध के बजाय कौन सा प्रतिरोध उपयोग में लेते हैं, कार्बन से बना हुआ प्रतिरोध उपयोग में लेते हैं। समझ में आई बात? तो पहली बात तो यह है कि कार्बन प्रतिरोध होते क्या हैं, क्या होते हैं? एक तो होते हैं कार्बन से बने हुए प्रतिरोध। अब आप पूछोगे कि कार्बन से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक तो सस्ते पड़ते हैं, एक हल्के होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि कार्बन प्रतिरोध की दो विशेषताएं बताइए, तो दो विशेषताओं के लिए क्या होता है कि यहां पर जो है एक तो ये सस्ते होते हैं और एक क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, मतलब हल्के भी होते हैं, ठीक है। तो कार्बन, आप यहां परिभाषा लिख लीजिए जल्दी से, कार्बन से बने हुए प्रतिरोध, कार्बन से बने हुए प्रतिरोध कोमा कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसकी संरचना या आकृति लिख सकते हो, इसकी आकृति बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है, जिसमें अलग 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 रंगों की चार वलय, अलग अलग रंगों की चार वलय लगी होती हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा, जैसे ये आपके पास बेलनाकार है, ये आपके पास एक कार्बन प्रतिरोध है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें चार वलय बनी हुई होती है, मतलब चार छल्लियां, एक पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, अलग अलग रंग की होती है। एक कोई ऐसा हो सकता है, ये लाल है तो ये भी लाल हो सकती है, ये हरी है तो ये हरी हो सकती है, चारों अलग अलग रंग की भी हो सकती है। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ये दर्शाती है सार्थक अंकों को। किसको? सार्थक अंकों को दर्शाती हैं, और ये दर्शाती है गुणांक को, ठीक है। या इसको हम बोल देते हैं दशमलव गुणांक, दशमलव गुणांक, ठीक। और ये दर्शाता है सहनशीलता को, सहनशीलता को, सहनशीलता का और नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको किसके रूप में बोलते हैं, सहनशीलता के रूप में बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैं आपको एक सारणी बनवाऊंगा कार्बन प्रतिरोध से रिलेटेड ही, और उसमें बताऊंगा किस रंग के लिए कितना अंक आता है, किस रंग के लिए कितना दशमलव गुणांक आता है, किस रंग के लिए कितनी सहनशीलता आती है, ठीक है। उसके पहले आप लोग ये थोड़ा ध्यान से समझ कर आना है, ये चीज ध्यान रखनी है, चार वलय होती हैं, अलग अलग रंगों की छल्लियां टाइप होती हैं ये, जिनमें से दो, पहली दो सार्थक अंकों को, तीसरी दशमलव गुणांक को, और चौथी सहनशीलता को, या ग्रहणशीलता भी बोल देते हैं, अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।